एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी एग्ज़ाम गुरुजी में। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है हमारे उन सभी साथियों के लिए जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने हाई कोर्ट में या विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके लिए ग्रेड 2 एवं ग्रेड 3 की वैकेंसी निकाली है। यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर हम बात करें चाहे इनकी सैलरी से या कार्यशैली से बहुत ही अच्छे पद हैं। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे तो इस वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर हैं mpsc.gov.in। इस पर आप यदि जाएंगे तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम सेक्शन में हैं दोस्तों। तो इसमें जो कि आप देख पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेज स्टाफ में एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग मीन्स इंग्लिश की जो टाइपिंग आती है उनके लिए। तो इसमें दोस्तों उन सभी के लिए जिनके पास सीपीसीटी है, उन सभी के लिए जिनके पास शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट है, उन सभी के लिए ये पोस्ट हैं। चलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। पूरा आप वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें हम इस एडवर्टाइजमेंट में, इस जॉब से बारे में, पूरा नोटिफिकेशन को आपको हर बारीकी से सभी चीज़ बताएंगे। क्या-क्या इसका सिलेबस है, किस तरह से परीक्षा होगी, कौन एलिजिबल है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, सभी कुछ जानकारी दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें, शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। चलिए हम नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के जो जिला एवं सत्र न्यायालय हैं उनमें जो शीघ्र लेखक हैं, स्टेनोग्राफर हैं और इसके लिए पोस्ट निकली हुई हैं। तो इसका जो दोस्तों आप आवेदन दे सकते हैं तो इसका आवेदन आप 30/11/2021 मतलब कि 30 नवंबर 2021 से आज से इसी महीने की 30 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं। कब तक भरे जाएंगे? इसमें पूरे 1 महीने तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है 30 दिसंबर 2021 है। अब चूंकि दोस्तों नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है लेकिन इसकी परीक्षा कब होगी, इसकी एग्जाम डेट अभी नहीं बताई गई है। वह आपको एमपी हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हम उसको बता देंगे जब एग्जाम डेट इसकी आएगी। तो चलिए अब हम आपको आगे बता दें दोस्तों कि इसके लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह सभी चीज़ें कि इसकी जो नियम शर्तें क्या रहेंगी दोस्तों। जो मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना भर्ती सेवा शर्तें 2016 जो है उनके अंतर्गत इसकी पूरी जो प्रोसेस है वह फॉलो की जाएगी। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जिनका भी जीवंत पंजीयन है, मीन्स आपका जो पंजीयन है रोजगार एमपी रोजगार वेबसाइट पर, वह होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं। अब इसमें आपके लिए एक बार और बता दें, आप मध्य प्रदेश के हैं या मध्य प्रदेश के नहीं भी हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर हैं फिर भी आप रोजगार कार्य मध्य प्रदेश की किसी भी जिले के रोजगार कार्यालय में पंजीयन कर सकते हैं। यह आपको ऑनलाइन करना है। यदि रोजगार पंजीयन से संबंधित कोई समस्या आपको आप कमेंट सेक्शन में बता दें, हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। आपको इसका एक अलग से वीडियो भी बता देंगे। अब इसमें दोस्तों एक बार और आपको बता दें कि इन सभी पोस्टों के लिए आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाए। यह बात कोर्ट के जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उन सभी में देखने को मिलती है और इसमें भी यह इन्होंने शर्त रखी हुई है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ग्रुप ए की जो पोस्टें हैं उसमें आपके लिए दोस्तों एक बार भरने के बाद आपको मेरिट सूची वरीयता देनी पड़ेगी। आपको अपनी प्रेफ़रेंस देनी पड़ेगी। तो जो आप देंगे उसी के आधार पे आपको ऊपर से नीचे जो पहले प्रेफ़रेंस देंगे आपको वो मिलेगी, वो नहीं होगी तो दूसरी, इस तरह से प्रेफ़रेंस आपकी फ़ॉलो की जाएगी। दूसरी बात यह है दोस्तों कि इसकी जो भी सभी जानकारी रहेगी वह ऑफिशियल वेबसाइट पे रहेगी। इनका कहना है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट की जो जानकारी है उसी को आप देखते जाएं, उसी को आप मानें। इसके बाद दोस्तों देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि सभी ग्रुप की जो सैलरी है दोस्तों वह कितनी है और पद संख्या कितनी है। तो जो टोटल पद हैं दोस्तों वह 1255 पदों पर भर्ती है। शीघ्र लेखन ग्रेड 2 जो है उस पर जो 2800 ग्रेड पे है, 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे रहेगा जो 2800 है। इन पदों की संख्या 108 है। शीघ्र लेखक ग्रेड 2 है जो उसका 2400 ग्रेड पे है। पे बैंड आपका वही रहेगा 5200 से 20,200 और 205 इसमें पद हैं। जो शीघ्र लेखक ग्रेड 3 जो कोर्ट मैनेजिंग स्टाफ का है तो उसमें दोस्तों 1900 ग्रेड पे है और आपका पे बैंड सेम रहेगा।
पदों की संख्या मात्र 11 है। इसमें दोस्तों जो दिव्यांग श्रेणी के हैं, जो कैटेगरी के हैं, सभी के लिए इसमें पद हैं। उनका जो विभाजन है वो नीचे हम नोटिफिकेशन बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन की लिंक भी है, आप उसको डाउनलोड करके आसानी से सभी चीजें पढ़ भी सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा पद हैं दोस्तों सहायक ग्रेड 3 है, इसमें आपके लिए हम बता दें, इसमें आपको शॉर्ट हैंड नहीं चाहिए है, इसमें सीपीसीटी चाहिए है और भी जो अन्य चीज़ें चाहिए है जो आपके लिए वो हम आगे आपको डिटेल से बता देंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि इन सभी में आपके लिए दोस्तों शॉर्ट हैंड आपकी स्पीड होनी चाहिए, शीघ्र लेखन आपकी होनी चाहिए और सर्टिफिकेट। लेकिन जो सहायक ग्रेड 3 पोस्ट हैं जो 910 पोस्टें हैं, इनके लिए सिर्फ सीपीसीटी चाहिए है। और भी चीज़ें चाहिए लेकिन आपके लिए शॉर्ट हैंड होना ज़रूरी नहीं है। अब बता दें 7वें वेतनमान, चूँकि अब वेतनमान बदल चुका है, 7वें वेतनमान के अनुरूप में अगर हम देखें तो उसमें 28,700 से 91,300 ग्रेड 2 के लिए, ग्रेड 3 के लिए 25,300 से 80,500, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोड जो मैनेजर स्टाफ है उसके लिए भी यही रहेगा और 19,500 से 62,000 लागू होगा सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के लिए। पे मैट्रिक्स इस तरह से रहेगा। अब देखिए दोस्तों हम आपको बता दें सभी के हिसाब से इसमें जो कैटेगरी वाइज़ है यह चार्ट है, इसे आप आसानी से अच्छे से आराम से देखें और समझें, चूँकि इस वीडियो में अगर हम इसको डिटेल में बताएँगे तो ये बहुत ही लंबे हो जाएगा। तो टोटल जो पद हैं उनका विभाजन इस तरह से है, इसमें श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित जो दिव्यांग साथी हैं उनके लिए भी पोस्टें हैं, सभी में पोस्टें हैं। इसके साथ में अगर आप देखें कि इनके लिए अनरिजर्व्ड को, ओबीसी को, एससी, एसटी, देखिए दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता दें, यदि जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी हमारे साथी इसके लिए अप्लाई करते हैं, जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, वो अनरिजर्व्ड में इनमें काउंट होंगे। ठीक है दोस्तों? आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनरिजर्व्ड में आप काउंट होंगे। इसके बाद हम देखें दोस्तों सभी के लिए कि क्या आपको एलिजिबिलिटी रखी गई है। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आप अप्लाई करते हैं जिसकी सैलरी कितनी है 5200, 20,200 प्लस 2800 ग्रेड पे है, 108 इसके पदों की संख्या है। इसके लिए दोस्तों आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी स्नातक होना जरूरी है दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी विषय में हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए है। इसके बाद में आपको बता दें इसमें सीपीसीटी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी-सी समस्या वाली है, आपके लिए समझनी है कि इसमें सीपीसीटी में यह कॉल नहीं बताया गया है कि आपकी टाइपिंग में हिंदी, इंग्लिश दोनों क्वालीफाई होना चाहिए या कोई एक होनी चाहिए। लेकिन हिंदी तो देखिए होनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए हिंदी शॉर्ट हैंड की ये परीक्षा इसमें माँगी, आपकी स्पीड भी माँगी गई है। तो सीपीसीटी आपका क्वालीफाई चाहिए इसमें दोस्तों। हिंदी जो शॉर्ट हैंड है, स्पीड है, उसमें 100 वर्ड्स पर मिनट आपके चाहिए हैं और इसका जो एमपी गवर्नमेंट है उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए है। 1 ईयर का आपका जो कंप्यूटर का है डिप्लोमा वह भी चाहिए दोस्तों। आगे इन्होंने कंप्यूटर डिप्लोमा के बारे में और डिटेल से बताया है, तो वह भी हम आपको बता दें कि बीसीए वाले भी इसमें काउंट हो जाएँगे, ठीक है? और एमसीए वाले भी हो जाएँगे, बीईआईटीसीएस वाले भी हो जाएँगे इसमें। और लेकिन किसी का जैसे कॉमर्स से थे या उन्होंने एक सब्जेक्ट कंप्यूटर लिया था, तो वह इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। हम डिटेल में आगे बता देंगे आपको, लेकिन अभी थोड़ी-सी जानकारी के लिए बता दिया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोड मैनेजर स्टाफ जो है, उनके लिए भी जो क्राइटेरिया है, वह देख लें हम। इसमें देखिए ग्रेजुएशन है, सीपीसीटी भी आपका होना चाहिए। इसमें हिंदी शॉर्ट हैंड चाहिए है आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट। इसमें 100 वर्ड्स पर मिनट थी, इसमें 80 वर्ड्स पर मिनट है। इसके साथ में आपका एक कंप्यूटर का 1 ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। पीजीडीसी डीसीए है, तो भी चलेगा आपका। सीएसआईटी से आपने बीई बीटेक किया है, तो भी चलेगा आपका। बीसीए आपने किया है तो भी चल जाएगा। आगे डिटेल में इसमें दिया हुआ है, आप वहाँ पे हम आपको बता देंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें सभी अभ्यर्थी कर सकते हैं जिनके पास सीपीसीटी है, ग्रेजुएशन है और 1 ईयर का डिप्लोमा है। देखिए जो असिस्टेंट ग्रेड 3 है दोस्तों, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा पोस्ट भी इसमें है, 900 प्लस पोस्ट हैं इस पे। ग्रेजुएशन किसी भी आपका यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। सीपीसीटी आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसमें आप पास होने चाहिए सीपीसीटी। तीसरी बात जो है कि 1 साल का आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, पीजीडीसीए, डीसीए ये कोई भी चीज़
होनी चाहिए। इसके बाद फिर से बात आती है असिस्टेंट ग्रेड 3, इसमें इंग्लिश नोइंग है। दोस्तों इसमें जो कि देखिए जैसे दोस्तों हमने बताया आपको कि ऊपर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और कोर्ट मैनेजर स्टाफ वाला जो है, इसमें आपके लिए हिंदी में शॉर्ट हैंड चाहिए स्पीड और इसमें इंग्लिश में शॉर्ट हैंड चाहिए। किसमें? असिस्टेंट ग्रेड 3 में। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी क्या हम कह रहे हैं, सभी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों कि कोर्ट क्लर्क का अगर कोर्ट का कोई भी एग्ज़ाम आप भर रहे हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, तो आपके पास सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसा कि कोई भी चीज़ होती है ना दोस्तों कि अगर हम कोई गलती करते हैं, कोई क्राइम हो जाता है, तो उसकी माफ़ी नहीं है, आपको सज़ा मिलेगी। इसी तरह इस नोटिफ़िकेशन में भी है। यदि आप एग्ज़ाम फॉर्म जो आप भर रहे हैं उसमें कोई एरर हो जाती है तो आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। आप उस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाएँगे। आप उसमें कोई सुधार का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बाद में सुधार कर सकें डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के टाइम पे या बीच में आप एक्स्ट्रा फ़ीस देके, कोई चार्ज देके उसका जो होता है जैसे कि आप व्यापम में ₹50 प्रति मिस्टेक के हिसाब से आप सुधार सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही सावधानी से आपको नोटिफ़िकेशन भी समझना है, बहुत ही सावधानी से आपको फॉर्म भी भरना है। तो ठीक है दोस्तों, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए जो हमने बताया था कि कंप्यूटर डिप्लोमा की जो बात है दोस्तों, आप इसमें हमेशा डाउट हो जाता है, तो इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि आपके पास बीई है, आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से किया है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी ब्रांच से किया है बीई बीटेक, तो भी आप एलिजिबल हैं। आपने एमसीए किया है, बीसीए किया है, एमएससी आईटीसीएस से की है या फिर बीएससी आपने आईटीसीएस से की है या फिर एमटेक या एमई आपने की है तो आप उसमें एक एलिजिबल होंगे, आपका 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा माना जाएगा। या फिर आपने एआईसीटीई से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। किससे? कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। आपने बीएससी, बीकॉम डिग्रियाँ की हैं, उनमें कंप्यूटर एक विषय अकेला था, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे स्पष्ट हो गया है, आप फॉर्म ना भरें, परेशान ना हो फालतू में, क्योंकि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बीएससी, बीकॉम में यदि आपने कंप्यूटर एक सब्जेक्ट की तरह अगर पढ़ा है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो यह चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों देखिए आरक्षण संबंधी बात भी यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दी है कि यदि आप मध्य प्रदेश के हैं, मूल निवासी हैं मध्य प्रदेश के, तो ही आपके लिए इन सभी का आरक्षण संबंधी लाभ मिलेंगे। अन्यथा आपको अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा और अनारक्षित श्रेणी के जो रिक्तियाँ होंगी, उनके लिए ही आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगर जो मध्य प्रदेश के हैं, जो आरक्षित श्रेणी के हैं, तो उनका स्थायी जाति सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। उसके बाद जो कुछ चीज़ें हैं दोस्तों कि किन शर्तों के अनुसार आप नहीं होंगे, जैसे कि आप जानते ही होंगे लेकिन फिर भी एक बार हम जल्दी से आपको चीज़ें बता देते हैं कि अगर क आपके लिए किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है तो नहीं हो सकते हैं। एक से अधिक आपके जीवित पति या पत्नी हैं या फिर आपने ऐसे किसी व्यक्ति से शादी पति या आपके पति या पत्नी हैं जिनके 2 पति-पत्नी हैं या फिर आप हैं। तो आपने ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिनकी पहले से पति या पत्नी हो या फिर आपने ही शादी की है किसी 2 शादीशुदा हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप यदि मानसिक रूप से किसी में अस्वस्थ पाए जाते हैं कि कोई समस्या है तो भी आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध में आपको दोषी सिद्ध ठहराया गया है तो भी आप इसको फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 2 से अधिक जीवित संतान है लेकिन दोस्तों 26 जनवरी 2001 के बाद अगर आपकी तीसरी संतान हुई है तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरी चीज़ लेकिन यदि कोई जुड़वा बच्चे हुए हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आप किसी शासकीय, अर्धशासकीय या फिर संस्था में दोस्तों कार्य कर रहे हैं, कर्मचारी हैं या फिर चयन प्रक्रिया में हैं, तो आपको जो नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होगा उनसे आपको पूर्व में अनुमति माँगनी है। आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र है जो, वह नोटिस भी आपको ज़रूरी होगा। साथ ही दोस्तों अगर आप किसी कार्यालय में आप पद में के पद पर हैं किसी में और आपके विरुद्ध में कार्यालय में विभागीय जाँच चल रही है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपके लिए कभी किसी में अनैतिक लाभ के रूप में कोई दोष सिद्ध पाया गया है, तो मतलब जो समस्याएँ जो हम जानते हैं कि किसी भी कोर्ट केस है या कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें आपको दोषी ठहराया गया है, तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं, तो इसमें भी वही सभी शर्तें लागू होंगी। डिटेल में आप इसमें पढ़ सकते हैं। यदि इस तरह की कोई समस्या आपके साथ है, तो आप इन जानकारियों को डिटेल से पढ़ लें।
इसके बाद दोस्तों जो अनर्हताएँ हैं कि क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कानाफूसी नहीं करना आपको एग्ज़ाम में, वहाँ पर किसी तरह की बदतमीज़ी नहीं करनी एग्ज़ाम हॉल में या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप पढ़ लें, वो आपको सभी परीक्षाओं में होती है, इसमें भी वही चीज़ें हैं। अब बात आती है सबसे मेन कि आयु की गणना किस तरह से होगी। तो 1 जनवरी 2021 को इन्होंने बेस ईयर माना है। मतलब आपको 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष का होना चाहिए या फिर 1 जनवरी 2021 को जो अधिकतम आयु है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर आप पुरुष पुरुष और अनारक्षित अनारक्षित वर्ग के पुरुष आवेदक हैं, तो आपकी 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। मतलब 1/1/2021 को आप 40 वर्ष से अधिक के नहीं होने चाहिए। अगर आप पुरुष आवेदक हैं, लेकिन आप किसी में कर्मचारी हैं, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के, तो 45 वर्ष तक चल जाएगी। पुरुष आवेदक हैं, आरक्षित हैं किसी जैसे अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं या दिव्यांग जन श्रेणी के हैं, तो 45 वर्ष तक। पुरुष आवेदक हैं जो ये, तो उन्हें भी 45 वर्ष। महिला आवेदक अगर अनारक्षित वर्ग की भी हैं, तो भी मैक्सिमम जो एज है 45 है। 1 जनवरी 2021 को वह आयु सीमा गणना की जाएगी। अब महिला आवेदक हैं तो 45, मतलब सीधी-सी बात है, अगर आरक्षित वर्ग के पुरुष हैं, तो उन्हें 40, बाकी सबके लिए 45 वर्ष है। ठीक है। अब बात करते हैं फीस की दोस्तों। तो फीस यदि आप अनारक्षित वर्ग के हैं, अनरिजर्व्ड हैं, मतलब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए शुल्क जो लगनी है दोस्तों, ₹200 परीक्षा शुल्क लगेगी और 577.02 मीन्स ₹770 लगभग जो आपको लगेंगे, वह आपको फीस लगेगी टोटल। इसमें यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, तो आपको तो अनरिज़र्व्ड ही माना जाएगा, इसलिए आपके लिए ₹770 लगभग जो है वह फ़ीस आपको लगेगी। इसके बाद में जो आरक्षित वर्ग के हैं, उनके लिए जो परीक्षा शुल्क है ₹200 वो लग नहीं रहे हैं। सिर्फ़ उनके लिए जो पोर्टल शुल्क है, वह लगनी है 577.02 में से लगभग ₹577 के लिए आपको लगने हैं। ये जो शुल्क हैं दोस्तों, यह किसी भी तरह से वापस नहीं की जाएगी। ठीक है। अभ्यर्थी पूर्ण तभी माना जाएगा जब वह शुल्क ट्रांजैक्शन नियत समय के भीतर कर देता है। अगर आप फॉर्म भर देते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं, सक्सेसफुल पेमेंट नहीं होती है, तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। दोस्तों, अब देखिए बात इसमें बताई गई है कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, तो आपके लिए बहुत ही आसान है फॉर्म भरना, किसी तरह की समस्या नहीं है, आप घर से भर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन आप इसमें एमपीएससी hc.gov.in पर जाएँगे तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट रिज़ल्ट है, यहाँ पे बना होगा यहाँ पे इस साइड में। लेकिन फिर भी आपको कोई समस्या आती है दोस्तों, तो अलग से हमारा वीडियो है, उससे आप फॉर्म भर सकेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप कमेंट कर देंगे तो हम फिर से दोबारा भी बता देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बताया गया है, फिर भी अगर आपको समस्या होती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई हमारा सिलेक्शन किस आधार पे होगा, किस तरह से होगा, तो दोस्तों इसमें 2 तरह के एग्ज़ाम होंगे। एक प्रारंभिक परीक्षा होगी जो कि ऑनलाइन होगी, एक मुख्य परीक्षा होगी जो कि ऑफ़लाइन होगी। जो मेरिट बनेगी वो आपकी मुख्य परीक्षा के आधार पे होगी। प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों जो होगी उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, 100 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें सिर्फ़ स्क्रीनिंग के लिए है कि जो मेंस परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए बुलाए जाएँ। यह सिर्फ़ इसके लिए है। जो आपकी मेरिट होगी, जो सिलेक्शन होगा वो आपका मुख्य परीक्षा जो आपकी टाइपिंग वाला है उसके आधार पे होगा। तो प्रवेश पत्र आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उस पे आ जाएगा आपका। जो परीक्षा केंद्र है दोस्तों, यह समस्या हमेशा होती है साथियों को कि कहाँ पर परीक्षा केंद्र रहेंगे, तो पहले से ही इनके द्वारा बता दिए गए हैं कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, मतलब जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी जो ऑनलाइन होनी है, वह विभिन्न सेंटरों पे रहेगी। कहाँ रहेगी? जबलपुर में रहेगी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन। इन जगह पर आएगी। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन में। शिफ्ट है, 1 शिफ्ट में भी हो सकता है, अगर ज़्यादा फॉर्म होते हैं तो 2 शिफ्ट में भी हो सकता है, वह डिसाइड करेगा कोर्ट। उसके बाद में दोस्तों एक चीज़ और है कि यदि कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें किसी तरह की समस्या है और मतलब विज़ुअली जो चैलेंज्ड जो साथी हैं, उनके लिए जो एग्ज़ाम सेंटर है वो जबलपुर रहेगा। यह इसमें आगे बता दिया गया है। जो देखिए आपका जो एग्ज़ाम होना है प्री का दोस्तों 100 नंबर का 100 मार्क 100 मार्क्स का होना है, तो उसमें दोस्तों देखिए 5 सेक्शन रहेंगे। जीके जीएस का रहेगा, उसमें एमपी का जीके भी रहेगा। उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। फिर एक आपका रहेगा मैथ्स और रीज़निंग कंबाइन का।
तो उसमें 20 मार्क क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स भी रहेंगे। फिर जनरल हिंदी का एग्ज़ाम होगा, उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश नॉलेज का रहेगा, उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स के रहेंगे। और कंप्यूटर नॉलेज का भी एग्ज़ाम होगा, जिसमें मतलब इसमें क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, मतलब सभी अगर हम देखें 30 आपके जीके के रहेंगे, जिसमें एमपी जीके भी रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा, 20 आपके रीजनिंग के होंगे, 10 आपके हिंदी के होंगे, 20 आपके इंग्लिश के होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश जीके से इंग्लिश से संबंधित, और आपके 20 जो होंगे, 20 प्रश्न आपके होंगे कंप्यूटर नॉलेज के। इस तरह से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। साथ ही दोस्तों 2 घंटे की परीक्षा होगी, मतलब 120 मिनट में ही आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। आसानी से कर सकते हैं, मतलब समय चूँकि बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर इसका नहीं आता, चूँकि जीके, इंग्लिश, हिंदी यह जल्दी हो जाती है। इससे मैथ्स, रीज़निंग में थोड़ा-सा आपको टाइम लगने वाला है। सॉरी। इसके बाद दोस्तों देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो दृष्टिबाधित हमारे कोई अभ्यर्थी हैं, हमारे साथी हैं, तो उनके लिए केवल एक सेंटर रहेगा जो जबलपुर में रहेगा। जो आपके दोस्तों मेंस की परीक्षा होगी वह भी सिर्फ जबलपुर में होगी। आपका जो एग्ज़ाम सेंटर पे है दोस्तों, आपके लिए 1 घंटे से पहले पहुँच जाना है। यदि कोई साथी हैं, जैसे किसी को सुनने में समस्या है या इस तरह की कोई साथी हैं, तो जो मेडिकल उपकरण का यूज़ उन्हें आवश्यक है। तो इस तरह के जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें परीक्षा के 10 दिन से पहले उच्च न्यायालय से परमिशन लेनी होगी, उन्हें इस बारे में अवगत कराना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह का आपका पेपर हो जाएगा, आपके लिए जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे इनके, तो इससे आपका प्री हो जाएगा। उसके बाद आपके जो मेरिट होगी उसमें प्रति पद के लिए 3 अभ्यर्थी के हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पे। अब उसके बाद जो आएँगे उनका टेस्ट होगा। उनका क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगी, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेक्ट हुए होंगे उन्हें ही बुलाया जाएगा। उसमें आपको आवेदन पत्र लेके जाना है, समस्त दस्तावेज भी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ जाना पड़ेगा, 2 कलर फ़ोटोग्राफ जो आप ऑनलाइन फॉर्म में भरेंगे, तो वही फ़ोटोग्राफ भी ले जाना पड़ेगा आपको। और जो भी आप जिस पद पर हैं, जो उसके लिए, और जो आपको अपना लिफ़ाफ़े पे पद वग़ैरह स्पष्ट करते हुए आपको स्पीड पोस्ट से भेजना पड़ेंगे, कोर्ट के लिए, जो हाई कोर्ट के लिए। ठीक है दोस्तों? जब आप सिलेक्शन हो जाते हैं, तब उसके बाद जो भी आपके लिए होगा, दिशा निर्देश होंगे, वह फिर से डिटेल में बता दिए जाएँगे आपके लिए। हम वीडियो में भी बता देंगे और साथ में वेबसाइट पे भी आ जाएँगे। इसके बाद दोस्तों जो आपका मुख्य परीक्षा होगी, हम उसकी बात कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा आपकी, यह भी आपकी 100 मार्क्स की होगी, और इसकी जो तिथि होगी, जो एग्ज़ाम डेट होगी, वह वेबसाइट पे आ ही जाएगी। अब जो होगी दोस्तों वो कहाँ पे होगी आपके लिए हम बता दें। यह मुख्य परीक्षा जिला न्यायालयों के माध्यम से निर्धारित की जाएगी। इसमें अलग-अलग शिफ्ट होंगी, वो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हिंदी, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ है, उनके लिए जो होगा दोस्तों 100 मार्क्स का होगा। आपके लिए हिंदी स्टेनोग्राफी जो डिक्टेशन होगा 400 वर्ड्स का लगभग, तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, टाइपिंग होगी। तो आपके लिए इसमें डिक्टेशन भी होगा, मतलब उसमें बोलेंगे और आपको वर्ड्स आपको टाइप करने हैं। ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपके 5 + 30 35 मिनट्स का रहेगा दोस्तों। इसके क्योंकि आपका जो डिक्टेशन भी रहेगा और ट्रांसक्रिप्शन भी रहेगी, टाइपिंग दोनों का टेस्ट होगा। इसी तरह से असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 70 + 30 के रूप में रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 10-10 प्लस के आपके टेस्ट होंगे। ये जो टाइपिंग के असिस्टेंट ग्रेड 3 में इंग्लिश स्टेनोग्राफर डिक्टेशन ऑफ 400 वर्ड्स और ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग रहेगी, यह 100 मार्क्स की रहेगी। 5 + 30 मिनट्स आपको 35 मिनट्स रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जो कंप्यूटर है का कीबोर्ड रहेगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप ले जाएँ, वहाँ पे जो रहेगा सबके लिए अलग-अलग रहेगा। तो आपको कोशिश यही करनी है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश करेंगे 2-3 टाइप जो कीबोर्ड हैं उन पे प्रैक्टिस हो जाए, आप टाइपिंग सेंटर भी जॉइन कर सकते हैं। इसमें जो टाइपिंग होनी है दोस्तों, तो रेमिंगटन गेल पे होनी है। आप कई बार होता है कि हमारे जो साथी हैं वो रेमिंगटन गेल की जगह अदर कीबोर्ड लेआउट में प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर वहाँ पे जैसे कीर्तिदेव में तो फिर समस्या हो जाती है, क्योंकि कुछ वर्ड्स में अलग-अलग रहता है। तो इसलिए आपको रेमिंगटन गेल पर ही प्रैक्टिस करनी है।
अब इसके बाद जो शीघ्र लेखन ग्रेड 2, ग्रेड 3, शीघ्र ग्रेड 3 कोड मैनेजर स्टाफ है, इसके लिए 5 मिनट में लगभग 400 वर्ड्स का आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, वो आपको करना है। 30 मिनट का शब्द दिया जाएगा आपके लिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। अनुलेखन जो है उसको टाइप करने का, डिक्टेशन अनुलेखन को कंप्यूटर में टाइप किया जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों आपके लिए जो मूल डिक्टेशन रहेगा उसके दौरान अभ्यर्थियों को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा कि इस तरह से था या कुछ समस्या थी, वो उसका कोई आपत्ति नहीं आप कर सकते। इसमें आपको जो नोट में लिखना पड़ेगा बुक में, डिक्टेशन लॉन्ग हैंड में नहीं लिखने हैं। अगर आप लॉन्ग हैंड में लिखते हैं तो आपके अंक काटे जाएंगे। सहायक ग्रेड 3 की जो परीक्षा होगी उसमें 10 मिनट में आपको 350 वर्ड टाइप करने हैं दोस्तों। उसके बाद आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, 400 शब्दों का होगा, जिसे आपको सुनकर कंप्यूटर में सीधे टाइप करना है। सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश टाइप नोइंग के लिए आपको 5 मिनट में लगभग 400 शब्द का अंग्रेजी डिक्टेशन दिया जाता है और ट्रांसक्रिप्शन होगा, वो कंप्यूटर में आपको 30 मिनट के अंदर टाइप करना है। जो भी अगर दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उन्हें परीक्षा के अनुसार जो भी सुविधा होगी वो भी दी जाती है। तो यह सब चीज़ें रहेंगी। इसके बाद में जो मूल्यांकन होगा दोस्तों, तो वह जो मूल्यांकन जो वरिष्ठ मूल्यांकन करता है उनके द्वारा किया जाएगा, वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। इसके विरुद्ध कोई भी आप आपत्ति नहीं लगा सकते हैं, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और याद रखना है कि अगर आप गलत कोई मिस्टेक करते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको ब्राह्म जैसे कोई भी स्पेलिंग होती है गलत, आपके गलत शब्द लिखते हैं, कोई शब्द छूट जाते हैं, ब्राह्म चिन्ह की गलती होती है, तो आपका 1/2 मतलब अगर आप सही लिखेंगे तो 1 अंक प्राप्त होगा और अगर आप गलत लिखते हैं तो 0.50 मतलब आधा अंक काट लिया जाएगा। यह इतनी माइनस मार्किंग होगी आपकी। अभ्यर्थी इस चीज़ को ध्यान रखें, यदि मूल्यांकन के समय किसी अभ्यर्थी 120 से अधिक त्रुटियां होती हैं तो उसे फेल कर दिया जाएगा, मतलब 0 ही अंक प्रदान किए जाएंगे, उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो आपको कम से कम त्रुटियां करनी है, यह बहुत जरूरी है। सहायक ग्रेड 3 की जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी इसी तरह से है, लेकिन इसमें 36 एवं डायरेक्ट डिक्टेशन के उत्तर मूल्यांकन के समय अभ्यर्थी की 84 से अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं। हिंदी टाइपिंग में 36 और डायरेक्ट डिक्टेशन में 84 से अधिक त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, वरना आपको 0 अंक दे दिए जाएंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा का जो दोस्तों परिणाम होगा उसी के प्राप्त अंकों पर श्रेणीवार मेरिट बनेगी, उसमें समान अंक अगर होंगे तो अधिक उम्र के व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। मतलब जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों, तो वह आपकी मुख्य परीक्षा जो है, जो आपकी टाइपिंग और डिक्टेशन पे है, उससे बनेगी। तो उसमें आपको बहुत ही सावधानी रखनी है, बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जो वेटिंग लिस्ट होगी दोस्तों, तो जो सामान्य प्रशासन का जो वेटिंग जो नियम है, जो पत्र है F607/2012 1 भोपाल 14 जुलाई 2016 के, उसके अनुसार रहेगी। यह इनके द्वारा बताया। जो पदस्थापना है दोस्तों, आपके लिए एक श्रेणीवार जो मेरिट तैयार की जाएगी, उसको आधार पर जो जिले का आवंटन है वह किया जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और, जो हमारे आरक्षित श्रेणी के जो साथी होंगे उनके लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं ली जा रही है, तो इसलिए जो परीक्षा के लिए जो यात्रा भत्ता कभी-कभी देय होता है तो वह इसमें दिया नहीं जाएगा। कोविड-19 से संबंधित जो गाइडलाइन है वो भी फॉलो करनी पड़ेगी। इसी तरह दोस्तों यह नोटिफ़िकेशन आपको आशा है सभी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की आपको समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ आपको डाउट हो रहा है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने समस्या है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें ग्रुप में बता सकते हैं, जिससे आप आसानी से सभी चीज़ों को समझ पाएँगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। आप हमें कमेंट में पूछ लें, हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सभी चीज़ें सही से समझ में आ जाए, आपके समाधान समस्याओं का हम कर सकें। इसी तरह के दोस्तों वीडियोस पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सभी तरह के आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएँ। हमारे टेलीग्राम चैनल एमपी एग्ज़ाम गुरुजी ऑफिशियल को ज्वाइन करें दोस्तों, जिससे आपको सभी तरह की जानकारी वहाँ पर मिलती जाएँ, सभी नोट्स मिलते जाएँ, आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। शुभकामनाओं के साथ दोस्तों इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए।